तो अगर हम उस लॉट में से 10 बल्ब का रैंडम सैंपल लेते हैं, तो हमने क्या किया, लॉट में जितनी मर्जी हो, इनफाइनाइट आइटम्स भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप उसमें से 10 20 15 फाइनाइट नंबर ऑब्जेक्ट्स का एक लॉट लेते हो, तो वो जो इंडिविजुअल्स आप लेते हो वो सैंपल होता है। इसको अगर हम किताबी भाषा में लिखें तो बुकिश लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, ये एक नंबर होता है। नंबर किसका, ऑफ वैल्यूज कह सकते हो, ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल्स कह सकते हो, स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल्स, या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। सर स्टैटिस्टिकल के बाद क्या लिखा है? इंडिविजुअल्स, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही मेरी, दोबारा लिखता हूँ, रुको। इंडिविजुअल्स इट्स कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल क्या होता है, ये एक बेसिकली फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मतलब जो आपको पॉपुलेशन दी जाएगी कह लेते हैं, उसमें से जब आप अपने कुछ नंबर्स को या कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, तो वो फाइनाइट सेट जो बनेगा वो आपका सैंपल होता है। आगे चलते हैं, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। आगे आपका आता है, इसके अंदर आप एक वर्ड पढ़ोगे, जब मैं आपको बोलूंगा आगे जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आपका इसमें एक वर्ड आएगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक वर्ड यूज करेंगे हम बार बार। हाइपोथेसिस मतलब देखो बेसिक इंग्लिश वर्ड है ऐसे तो ये, इसको आप बोल सकते हो प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन। प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन, और आप इसको ये कह सकते हो एजम्पशन भी कह सकते हो, आप इसको एजम्पशन भी कह सकते हो। तो ये हाइपोथेसिस होता है। अच्छा, अब हाइपोथेसिस के बाद आपके यहाँ पे दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। हाइपोथेसिस टू टाइप्स की हैं। नंबर वन, नल हाइपोथेसिस। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आप लिख लो। और नंबर टू, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सर वैसे ये चैप्टर थियोरेटिकल है? नहीं, न्यूमेरिकल है। मैं देखो आपको सीधा फॉर्मूला बता के न्यूमेरिकल करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा ना ये कहीं काम आ सकता है आपके। एक्चुअली ना ये आपके कोर्स में ना इन्होंने इनकम्प्लीट दिया। ये होना चाहिए था टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कैप टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये 4 टेस्ट होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तब जाके ये पूरा कंप्लीट सही में आता है। अब इन्होंने क्या करा, सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ टी टेस्ट डाल दिया, जो अधूरा काम है। ये 4 टेस्ट अगर पढ़ते हैं हम, टी टेस्ट, एक होता है एफ टेस्ट, एक होता है जेड टेस्ट, एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट। ये चारों टेस्ट पढ़ने के बाद बच्चों को सही में आता है कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, ये कहाँ यूज होगा। अब टी टेस्ट दे दिया, तो अभी फोकस क्या होता है टीचर्स का और बच्चों का, दोनों का ही फोकस रहता है सिर्फ मार्क्स के ऊपर, कि बच्चे को मार्क्स दिलवाने तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने। यस सर। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ना हल्का सा बताऊंगा इसके बारे में। अब देखो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, पहले आप समझो इसको। नल हाइपोथेसिस, हम इसको जनरली सभी बुक्स में, इनफैक्ट ऐसे नहीं कि चेंज होगा, क्या हो गया इसको यार, नल हाइपोथेसिस, पेज टर्न करना पड़ेगा मुझे। नल हाइपोथेसिस बेसिकली डिनोट की जाती है एच नॉट से, NOUGHT, इसको प्रोनाउंस करते हैं नॉट, एच नॉट से। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, देखो आपको, ये बताओ, आदमी नॉर्मल, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब 98। हम 98.4 है ना, तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 98.5 माना जाता है। ये एक नल हाइपोथेसिस है। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है जिसने भी टेस्टिंग वगैरह की, एक्सपेरिमेंट्स किए, एक हाइपोथेसिस दी उसने, अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि 98.4 को हम लोग ये मानेंगे कि अगर इससे कम है तो बॉडी टेम्परेचर लो जा रहा है, उससे ऊपर है तो हम कहेंगे उसको बुखार है ना, हम उसको बुखार फिर देंगे। तो ये एक नल हाइपोथेसिस है। अब इसको चैलेंज करने के लिए अगर कोई हाइपोथेसिस आती है, मैं एग्जांपल बताऊंगा कि ये कंफर्म नहीं होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 98.4 पे ही
बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी का 98.45 है तो वो भी टेम्परेचर नॉर्मल ही माना जाएगा। तो हम कहेंगे वो एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ गई, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको अलग अलग पब्लिशर्स अलग अलग सिंबल से डिनोट करते हैं। आप इसको H1 और ऑल्टरनेट है तो HA से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस मतलब एक तरह की प्रपोजिशन, एक तरह की अजम्पशन जो कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। ये क्या होता है, एक तरह का आर्ग्यूमेंट होता है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अभी जो हाइपोथेसिस दी गई है इसको टेस्टिंग करके आप इसको फॉल्स भी प्रूव कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट भी हो जाती है कई बार केस में और ये रिजेक्ट भी हो जाती है। अच्छा, आगे चले। यस सर। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने समझा भाई हाइपोथेसिस क्या होती है, सैंपल क्या होता है। सैंपल होता है जब हम पॉपुलेशन में से जब कुछ कुछ को उठा लेते हैं और एक सेट तैयार करते हैं उन चीजों का, तो सैंपल होता है। हाइपोथेसिस एक तरह की स्टडी होती है, एक तरह की रिसर्च होती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कुछ स्पेशल बातों को। अच्छा, अब उसको अगर चैलेंज कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास जो दूसरी परिकल्पना आएगी, हिंदी में इसको परिकल्पना ही बोलते हैं, हिंदी बताया तो मैं आपको। जो दूसरी परिकल्पना या दूसरी जो थीसिस आएगी, हाइपोथेसिस, वो कहलाती है ऑल्टरनेट। जैसे मान लो एक बंदा कहता है स्टेटमेंट में 98.4 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, और दूसरा बंदा कहता है 98.45 पे भी वो नॉर्मल ही माना जाएगा, तो हम कहेंगे वो एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। लेकिन देखो सब लोग इसी को मानते हैं कि 98.4 बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, आगे चलो मैं इसमें, अब इतना सही में आ गया। यस सर। यस सर। ओके, अब आप आगे लिखो। अब आते हैं आपके 3 वर्ड और सीखोगे, अब मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा सा भी और आगे जाकर, पहले आप समझ लो सारी चीजें। सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल। अब ये क्या होता है भाई? किसी भी हाइपोथेसिस टेस्ट में, भाई हम नल हाइपोथेसिस आ गई है कोई हमारे सामने, अब हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आपकी हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, या चलो हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट में जो हम टेस्ट करते हैं इसको, हाइपोथेसिस टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है, द सिग्निफिकेंस लेवल, इसको हम लोग जनरली स्टैटिस्टिक्स में अल्फा से शो करते हैं। ये अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? ऑफ मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट या डिसीजन। प्रोबेबिलिटी होती है रॉन्ग स्टेटमेंट में जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। मतलब अल्फा जो है बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिटी है, सिग्निफिकेंस लेवल एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है जो हमेशा 1 से कम रहेगी। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी है तो जो नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, इसका मतलब हम जो अपोजिट उसके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ला रहे हैं, तो वो अगर फॉल्स हो रही है, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो हम उस लेवल को सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल, अभी आपको मैं इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा, अभी आप लिख लो सिर्फ इतना। नोटेड सर। अच्छा, फिर आप अभी लिखो, इसके बाद एक और लेवल आता है कॉन्फिडेंस लेवल। ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल लिख लेना इसमें, जरा बोल देता हूं मैं, पता नहीं कुछ एरिया में ना पेन मेरा चल नहीं रहा, जैसे यहाँ पे नहीं चल रहा। कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली क्या होता है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, confidence level is the probability of all possible samples uh, that can be include that can be include the true population। अभी समझाता हूं आपको इसका मतलब। ट्रू पॉपुलेशन,
जैसे आप पहले यील्ड नोट कर लो, मैं आपको समझाता हूँ दोनों में क्या फर्क है। नोटेड सर। अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है तो कॉन्फिडेंस लेवल को डिनोट किया जाता है 1 - अल्फा से। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल प्लस सिग्निफिकेंस लेवल, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 95%। तो इसका मतलब ये है, जो हमने सैंपल लिया है, हमने किसी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल लिया, मान लो जैसे सपोज करो आपके पास एक बोरी गेहूं है। अब आप उस एक बोरी गेहूं को बैठ के एक एक दाना तो चेक करोगे नहीं कि भाई सारे दाने ठीक है नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, उसमें से एक बोरी गेहूं में से आप क्या करोगे, एक मुट्ठी निकाल लोगे। भाई हम चलो एक मुट्ठी से टेस्ट करते हैं, जनरली ऐसे ही करते हैं सब लोग। बहुत बड़ा खेत होता है तो हम सारा खेत थोड़ी चेक करते हैं, हम कहते हैं लो हमें सैंपल दिखाओगे। तो हमें क्या करता है, वो उस बोरी में से कटोरी निकालने से आपको थोड़े से गेहूं पकड़ाए। तो वो क्या हो गया, वो सैंपल हो गया वो आपके पास। वो फाइनाइट हो गया, वैसे इनफाइनाइट जाने थे लेकिन वो सैंपल आपके पास फाइनाइट हो गया। तो अब हम ये मान रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है, जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो 5% रिमेनिंग रह गया। कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95% है तो इसका मतलब ये है कि 95% ये डिक्लेयर किया गया है कि उस वाले जो आपके पास सैंपल है, उसका पैरामीटर जो दुकानदार बोल रहा है उसके पैरामीटर से हमारा पैरामीटर मैच हो रहा है। मतलब क्या, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है, जो दुकानदार कहता है मेरे गेहूं की ये क्वालिटी है तो आपके सैंपल में भी वही क्वालिटी पाई जाएगी। ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब ये है, दुकानदार जो बोल रहा है कि मेरे गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमने जो सैंपल लिया है तो उसमें 5% चांस ऐसा है कि वो जो क्वालिटी वो बोल रहा है उसका पैरामीटर हमारे पैरामीटर से मैच नहीं करता। तो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ट्रू है, क्योंकि जो उसने कहा उसने हाइपोथेसिस सेट कर ली कि मैं अब जो भी ग्राहक आएगा अपने ग्राहक को बोलूंगा मेरे गेहूं की ये क्वालिटी है। तो उसने क्वालिटी बता दी अपनी गेहूं की, तो एक नल हाइपोथेसिस सेट कर दी उसने। अब हम उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे उसमें, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हमारी हाइपोथेसिस की वैल्यू जो बताऊंगा मैं कैसे निकलेगी, अगर उसकी हाइपोथेसिस की वैल्यू से कम या ज्यादा आती है, इक्वल नहीं आती, तो हम कहेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, उसकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। आप समझे मेरा मेरे मैं समझे कि क्या मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल का। सर तो एक बार अगर वापस देखो, बताइए। मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। कॉन्फिडेंस लेवल अगर 5% होगा ना, तो सिग्निफिकेंस लेवल, सॉरी, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा तो सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस की स्पेलिंग में FICANCE, हाँ। तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा। अब दोनों का मतलब आप फिर से समझो। 5% प्रोबेबिलिटी है, सिग्निफिकेंस लेवल अगर 5% है तो इसका मतलब ये है 0.05, ये सिग्निफिकेंस लेवल है, ये अल्फा की वैल्यू है। तो 0.05 सैंपल है जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा। और 95% का मतलब 0.95 चांस है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। मतलब जो हाइपोथेसिस सेट की गई है उस पे हमारा सैंपल का पैरामीटर मैच हो रहा है। और अगर हमारे सैंपल का पैरामीटर मैच नहीं होगा तो इसके चांस सिर्फ 0.05 है, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। तो सिग्निफिकेंस लेवल एक तरह से याद करना हो ना अगर इस बात को, तो आप ऐसे याद करो, ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा और कॉन्फिडेंस लेवल एक्सेप्ट करेगा। नल हाइपोथेसिस जो किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर पे डिफाइन की गई। जैसे आपको मैं और एग्जांपल बताता हूँ, देखो जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा जो एडल्ट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, मान लो, चलो एडल्ट नहीं टीनेजर, जो टीनेजर्स होते हैं वो मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली टू एडल्ट्स। ये मेरी हाइपोथेसिस है। जो टीनेजर्स होते हैं दे आर बेटर एट मैथमेटिक्स देन एडल्ट्स। अब ये नल हाइपोथेसिस मैंने सेट कर दी। तो क्या आप सोचते हो, क्या ये हमेशा ऐसा ट्रू होता है क्या, जो टीनेजर्स होते हैं वो एडल्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में? क्या बोलते हो आप, बोलो। नॉट ऑलवेज ट्रू। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि जो टीनेजर्स होते हैं वो एडल्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है,
उसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो बढ़ सकता है, वो 0.05 से ऊपर जा सकता है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बोल रहा हूँ वो 100% श्योर नहीं है मुझे भी। इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो आपको बताती है वेदर योर रिजल्ट्स आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल और ड्यू टू चांस। अभी एग्जांपल के थ्रू करेंगे। पहले बताओ आपको सही में नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? तो नल सर हाइपोथेसिस का मतलब, hypothesis जो है वो स्टेटमेंट जो हम पास करते हैं वो है वो। हाँ जैसे ना हम जो भी जैसे अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हम एक उसमें नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे कि भाई ऐसा होता है। जैसे मान लो एक कंपनी कह रही है जी हमारे यहाँ बॉल बेरिंग्स बनते हैं और हमारे बॉल बेरिंग्स की क्वालिटी में, मतलब वो कह रहा है सपोज करो, वो कहता है कि मेरे जो बॉल बेरिंग बन रहे हैं कंपनी में वो 95% गुड क्वालिटी के। हम अब उसकी फैक्ट्री में जाके सारे बॉल बेरिंग चेक नहीं करेंगे, वो कहेगा मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। वो हमें सैंपल दिखाएगा, हम उसके ऊपर अपना टी टेस्ट लगाएंगे, हम हाइपोथेसिस उसकी देखेंगे। उसकी नल हाइपोथेसिस क्या है? मेरे बॉल बेरिंग की क्वालिटी 95% गुड है। ये उसकी हाइपोथेसिस है, हम जिसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। और जब हम इसको चैलेंज करेंगे तो हम बनाएंगे उसके अंदर एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम उसके बेरिंग्स का सैंपल निकालेंगे और उस सैंपल के अकॉर्डिंग अपनी टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब टी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उसके उसके पैरामीटर से अपनी टी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर उसके कॉन्फिडेंस लेवल में हमारी टी की वैल्यू लाई करती है, ये वाली टी की वैल्यू यहाँ लाई करती है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये ठीक बोल रहा है, इसकी क्वालिटी जो है 95% से अच्छी है, मतलब 95% तक अच्छी मानी जाएगी। और अगर हमारी स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारी टी वैल्यू उसके कॉन्फिडेंस लेवल से कम या ज्यादा आई, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंस लेवल उसका बढ़ चुका है, हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो हम कहेंगे नहीं आपके सैंपल हमने टेस्ट किए हैं उसमें आपकी क्वालिटी मैच नहीं हो पा रही है। तो ओके। नल हाइपो, अब थोड़ा सा मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब बस और एग्जांपल है नहीं इस तरह के। जैसे हम्म, जैसे जो टीनेजर्स होते हैं, ये नल हाइपोथेसिस है, वो सेल फोन ज्यादा यूज करते हैं या इंटरनेट पे ज्यादा रहते हैं देन एडल्ट। अब बताओ ये नल हाइपोथेसिस को चैलेंज कर सकते हो आप? ये नल हाइपोथेसिस है, आपको यस हम चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स ही फोन पे रहते हैं, एडल्ट्स भी फोन पे काफी रहते हैं, इंटरनेट वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना? तो इसको जो हाइपोथेसिस सेट हुई वो ये थी कि जब टीनेजर्स इंटरनेट पे ज्यादा रहते हैं, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन रही है इसकी कि नहीं भाई एज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इंटरनेट को यूज करने में कोई एज का इफेक्ट नहीं होता है, इंटरनेट जरूरत के हिसाब से कोई भी यूज कर सकता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस बैड है, नल हाइपोथेसिस कुछ केस में रिजेक्ट हो सकती है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम काम की बात पे आते हैं। अब पहले आपको बताओ, आपको तीन चीजें क्लियर हुई। एक तो हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस में दो चीज हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन में आपके सेट करके दी जाएगी आपको, आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। मैं आगे चलूं अगर आ गया सही में तो? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा अब आप ये समझो, जो भी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के कंपैरिजन में आएगी हम उसको बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यूजुअली हम उसको डिनोट करेंगे एच ए से, ए से ध्यान रहेगा ना, नल ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब जैसे मेरे को मान लो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, और मान लेते हैं लेट्स से नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, ये नल हाइपोथेसिस है, और उसका एक मीन है, जो उसने सैंपल दिया है, जो उसने मीन दिया हुआ है, लेट्स से वो हमारा म्यू नॉट है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस मिली है हमें एच नॉट और उसका मीन हमें दिया हुआ है म्यू नॉट। अब हमारी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगी जो इसको चैलेंज करेगी, एच ए, ये हमारी एच ए आएगी। अब देखो आप जरा, हम इसमें तीन कंडीशन बनाते हैं। आपकी अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यहाँ पे बनेगा रेशियो का साइन, ये जो है, ये जो मीन है ये है आपके पूरे पॉपुलेशन का मीन, ये जो मैंने लिखा है ना म्यू नॉट, ये आपके पॉपुलेशन का मीन है। और मान लेते हैं हमारा जो सैंपल का पॉपुलेशन जो सैंपल है उसका मीन है मेरा म्यू, जो सैंपल मैंने लिया है। भाई दो हो गए ना, एक तो पूरी पॉपुलेशन का मीन होगा, आपने सैंपल नहीं निकाला अभी, और आपने सैंपल निकालने के बाद मीन निकाला। तो अगर आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मीन इज नॉट इक्वल आता है पॉपुलेशन के मीन से, या फिर दूसरी कंडीशन,
आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो मीन होगा सैंपल का, हो सकता है वो बड़ा आता है इससे, या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो मीन है वो छोटा आता है इससे। तो आप कहोगे जब इक्वल नहीं आया तो दो ही बातें, या तो छोटा आ रहा होगा या बड़ा आ रहा होगा। अगर इक्वल नहीं आएगा तो छोटा बड़ा में से कोई एक तो आएगा ही आएगा ना, तभी तो इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब छोटा बड़ा आ रहा है, तो ये होती है टू टेल्ड। अभी बताऊंगा टू टेल्ड के बारे में और अभी आपको। टू टेल्ड हाइपोथेसिस, ये टू टेल्ड होती है। अब टू टेल्ड में क्या है, अब जो सेकंड और थर्ड है ये अगर ग्रेटर देन है तो ये राइट टेल्ड कहलाती है, और अगर लेस देन है तो ये लेफ्ट टेल्ड कहलाती है। तीन कंडीशन हो सकती हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की, कि उसका जो मीन है, सैंपल का जो मीन है, अगर वो पॉपुलेशन की मीन से हाइपोथेसिस टेस्ट में इक्वल नहीं आ रहा है, छोटा या बड़ा आ रहा है, तो राइट टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड। और अगर दोनों में से कोई कंडीशन नहीं आ रही तो बोलेंगे टू टेल्ड हाइपोथेसिस। तो कहने का मतलब अगर इक्वल नहीं आएगा तो मैं कहूंगा आपको ये इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे ये टू टेल्ड हो गया। मैं कहूंगा बड़ा आ रहा है, चलो बड़ा मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया कि बड़ा आ रहा है, तो फिर राइट टेल्ड हो गया या फिर लेफ्ट टेल्ड हो गया। क्योंकि अगर आपको बोला जा रहा है इक्वल नहीं है तो दोनों टेल में से कोई भी हो सकता है, तो इसमें उसको हम टू टेल्ड कह देते हैं। लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका टी टेस्ट। बेसिकली इसको बोला जाता है स्टूडेंट टेस्ट। इसको टी टेस्ट या स्टूडेंट टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक्चुअली ये डेवलप किया था मतलब बाय, नाम भूल गया मैं, गॉसेट तो नाम था, डब्ल्यू गॉसेट था, विलियम गॉसेट था, पता नहीं। ये विलियम गॉसेट ने डेवलप किया था। अब इन्होंने क्या किया था, जहां पर ये काम करते थे वहां पे इन्होंने इसको डेवलप किया। लेकिन जहाँ पे काम करते थे तो वहां पे कंडीशन थी एक एम्प्लॉयज के साथ, कि आप अपने अपनी रिसर्च के नाम से कोई भी फील्ड में मार्केट में कोई नई चीज नहीं लेके आओगे अपने नाम से। तो इन्होंने इसका अपने टेस्ट का एक पेन नेम दे दिया, कि हमने नाम रख दिया जी स्टूडेंट। दिया इन्होंने था तो इन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा, क्योंकि वहां पे जहाँ ये काम करते थे वहां पे कंडीशन थी कि अपने नाम से कोई रिसर्च नहीं कर सकता। आप रिसर्च करो लेकिन अपने नाम से नहीं करोगे। तो इसलिए उन्होंने उसको स्टूडेंट टेस्ट कह दिया था। तो जनरली इसको आज भी जो स्टैटिक्स आगे तक पढ़ते हैं, हाई लेवल तक पढ़ते हैं, वो इसको स्टूडेंट टेस्ट ही बुलाते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको टी टेस्ट भी कहते थे। अब इन्होंने क्या बोला, सपोज करो हमारे पास x1, x2, x3, ऐसे xn तक ये हमारे पास रैंडम सैंपल है। ये हमारे पास रैंडम सैंपल है किसी एक पॉपुलेशन से। जैसे मैंने आपको भी गेहूं का एक उदाहरण दिया था, हमने पहले एक सैंपल ले लिया पॉपुलेशन में से, मतलब गेहूं की बोरी में से एक सैंपल निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ऐसे हमने एन सैंपल निकाल लिए उसमें से। तो बहुत सारे सैंपल हो गए। अच्छा हाँ, एक चीज और लिखनी थी इससे पहले, ये नोट लिख लेना ध्यान से। ये जो टी टेस्ट होता है ना, ये तब अप्लाई करना है आपको, टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन सैंपल साइज, जो आप सैंपल लेते हो ना, सैंपल साइज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30। या तो 30 होना चाहिए या 30 से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा फिर जो आप करके आए। तो टी टेस्ट की एक ये बहुत ही खास बात होती है कि आप तभी अप्लाई करो जब इसमें सैंपल साइज आपका 30 या 30 से छोटा है। तो जब आप गेहूं का सैंपल निकालोगे उसमें 30 या 30 से कम दाने होने चाहिए भाई, सैंपल में आपके 30 या 30 से कम होने चाहिए। तो इसमें जो टी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसका जो फॉर्मूला दिया इन्होंने, ये फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस मीन अपॉन एस मल्टीप्लाई रूट एन। मैं आपको इनके मतलब समझाता हूँ, पहले आप ये लिख सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें जो एक्स बार है, यहाँ पे दो मीन यूज हो रहे हैं, देखो एक्स बार भी मीन है और न्यू भी मीन है। एक्स बार जो है ये सैंपल मीन है। सैंपल मीन मतलब जो आपने सैंपल निकाला उसका मीन है। कैसे निकलेगा ये सिंपल जैसे फॉर्मूला होता था आपका, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकलेगा।
और ये जो म्यू दिया हुआ है ये पॉपुलेशन मीन है। मैं पॉपुलेशन इससे बोल रहा हूँ जो कंप्लीट है, जिसमें से आपने सैंपल निकाला है, हम उसको पॉपुलेशन बोल रहे हैं। ये जो म्यून है ये पॉपुलेशन का मीन है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा रेडीमेड। ये जो एस है, एस स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे पहले। ये एस स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/n-1। जितना भी सैंपल साइज है उसका एक लेस करेंगे, डिवाइड में रखेंगे, एंड समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वही है जो वेरिएंस का होता था। वेरिएंस को हम लोग यहाँ पे एस स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस हो गया। पहले यहाँ से एस निकालेंगे, उसको फिर यहाँ पुट कर देंगे, उससे हमारा टी स्टैटिस्टिक्स निकल आएगा। आप ये नोट कर लो पहले फॉर्मूले। सर लिख लिया। अच्छा, सबने नोट कर लिया? मैं टर्न कर लो पेज। यस सर। यस सर। ओके, अब आप इसका एक और फॉर्मूला लिखो, पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, लेकिन आप लिख लो। ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये वैसे तो नॉर्मल स्टेशन में भी होता है, आप नॉलेज के लिए लिख लो। टी टेस्ट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, टी टेस्ट का इसमें ब्रैकेट में टी लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट ब्रैकेट 1+t² अपॉन, ये v बनाना है आपको, v शेप होती है, और इसकी होल पावर में माइनस v+1/2। अब इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगा, आप ये लिख लो। इसमें जो ये c है ये एक कांस्टेंट है रिक्वायर्ड टू मेक द एरिया, ये वैसे क्वेश्चन में दिया होगा, टू मेक द एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू 1 लिख लो। और जो v है ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज काफी चोरी हो जाएगी, इसमें बाद में बताऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1+t। ये t वही वैल्यू है जो आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है, ये t वही वैल्यू है, और अपॉन v डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू दी होल पावर माइनस ब्रैकेट में v+1/t। सर आपने जो इससे पहले फॉर्मूला लिखवाया था उसमें रूट एन क्या है? इसमें n जो सैंपल साइज है आपका, आपने कितने सैंपल लिए हैं एक ही पॉपुलेशन से, जैसे आपने 10 सैंपल लिए हैं, 20 लिए हैं, एक ही पॉपुलेशन से आप रैंडम सैंपल निकालते जा रहे हैं, तो ये n उसकी वैल्यू है। ओके सर। ये भी नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, अब आप ना इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। जैसे जो आप t की वैल्यू निकालते हो, t की जो रेंज होती है वो -∞ और +∞ के बीच में होती है हमेशा। मतलब कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, रियल नंबर होना चाहिए। और इसका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 1। इसका जो वेरिएंस होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर हम इसके सैंपल को बढ़ाते चले जाते हैं ना, मान लो हम सैंपल को 30 से बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर इसका वेरिएंस मीन के इक्वल हो जाता है। आप सिर्फ इतना लिख लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। और क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट? हाँ, इसमें जो t=0 के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। बेल शेप कर्व होगा इसका भी, सिमेट्रिकल अबाउट t=0। दिखने में इसका शेप जो आएगी, कर्व आएगा, बिल्कुल इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कर्व होता है। जैसे अब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद हो अगर, तो वो ऐसे बनाते थे। यहाँ सपोज ये हो गया आपका, सपोज थोड़ा सा मेरा सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है, तो सिमेट्रिकल बना लेना। और
ये वाला कर्व आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो इसके नीचे वाला ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता है। और अगर साइज काफी बड़ा कर दें, मतलब अगर हम टी को इन्फिनिटी ले लेते हैं, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी काफी बड़ा ले लेते हैं टी को, तो फिर आपका जो है वो ये जो टी कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह बन जाता है। तो ये तभी लेना है जब आपका सैंपल साइज 30 से कम होगा। आप ये भी ड्रॉ कर लो। तो मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ करके, जरा कैसे क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा इसमें भी और थ्योरी बाकी है बताने। बना लिया आपने ये? यस सर। अच्छा, अब आप समझो आपको करना क्या क्या। पहला स्टेप, आप एक डिफाइन करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference there is no significant difference between the sample mean, जो सैंपल आपने लिया है ना उसका मीन। सैंपल मीन को किस से डिनोट करेंगे बताना, म्यू से या एक्स बार से? एक्स बार। एक्स बार। एक्स बार से, है ना। तो सैंपल मीन है वो, एंड द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को किससे करेंगे? यू। म्यू से। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि भाई हमारा जो सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया है, तो हम उसको बोलेंगे ये नल हाइपोथेसिस है हमारी। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस हमने डिफाइन करनी है सबसे पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू के लिए वही यूज करेंगे, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ द सैंपल, और इनटू अंडर रूट है। फिर हम ये टी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तीसरा, हो सकता है वैल्यू आपकी माइनस में आ जाए, हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू का मॉडुलस ले लेंगे ताकि उसको पॉजिटिव किया जा सके, राइट। एंड फाइंड टी वैल्यू, एंड उसके बाद tabulated value of t with n minus 1, ये n minus 1 क्यों नहीं लिखा जा रहा, इसको इग्नोर कर देना भाई, ये डिलीट नहीं हो रहा, लिखा भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, पेन काम नहीं कर रहा है। t with n minus 1 degrees of freedom। आप स्टेप्स देख लो, मैं करके दिखाऊंगा तो आपको सही में आ जाएगा। और ये एट सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना हमें सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करना है। कर लिया नोट। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आपको दो चीजें चेक करनी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टी लेस देन आती है टैब्यूलेटेड, समझते टैब्यूलेटेड का मतलब क्या है? टैब्यूलेटेड यानी जो ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ऑलरेडी दी जाएगी, आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी टी वैल्यू टैबुलेटेड टी एन माइनस वन, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा 0.05, तो बताओ 0.05 क्या है? ये जो ब्रैकेट में लिखा मैंने 0.05, बताओ क्या है? ये सिग्निफिकेंस लेवल है। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है 5%, 5% ये चांस है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू टैबुलेटेड टी एन माइनस वन वैल्यू कॉन्फिडेंस लेवल 0.05 से कम आती है, देन नल हाइपोथेसिस, जो एक्स नॉट से डिनोट की जाएगी, में बी एक्सेप्टेड। इस लेवल पे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब हम ये मानेंगे जो सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है उसमें कोई
सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हमने जो सैंपल मीन दिया था और जो हमारा जो सैंपल मीन हमने निकाला या दिया हुआ था और जो पॉपुलेशन का मीन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर टैबुलेटेड वैल्यू टी लेस देन, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू टी लेस देन आती है टैबुलेटेड टी की वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 से, यहाँ पे देखो आपका जो लेवल है सिग्निफिकेंस लेवल वो कम हो गया 1%। तो यहाँ पर भी आपकी नल हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड। मैं ऐसे लिखता हूँ H0, अब पूरा नहीं लिखता। नल हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड। इसका क्या मीनिंग है? एक्सेप्टेड का मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। और अगर आपकी, अब मैं देखो उसको उल्टा कर देता हूं, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टी टैब्यूलेटेड टी n-1 डिग्रीज n-1 और कॉन्फिडेंस लेवल है इस बार 0.05, अगर ये बड़ी आती है मान लो, तो आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, जो सॉरी सिग्निफिकेंस लेवल है वो यही रहेंगे 5% या 1% बस। इसलिए मैं दो ही केस लिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें आप बोल सकते हो जो आपकी नल हाइपोथेसिस है मे बी रिजेक्टेड, मे बी रिजेक्टेड, मतलब इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम ये कह सकते हैं कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एट 5% लेवल पे है। और सिमिलरली एक और नीचे लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर टैब्यूलेटेड वैल्यू ऑफ टी n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0.01, इस बार सिग्निफिकेंस लेवल 1% ले लिया हमने, तो यहाँ पर भी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है। मतलब आप ये मानोगे 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे अगर टी की वैल्यू कैलकुलेटेड वाली से ज्यादा आ रही है तो यहाँ पे भी आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है। मतलब 1% लेवल पर पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया। लिख लिया आपने सब कुछ ये? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। करने को तो बहुत आसान है, करने को तो कुछ भी नहीं है, 100% क्वेश्चन का एग्जाम में सॉल्व कराओ। बुक कम नहीं मेरी। चलो आप एक क्वेश्चन लिख दो। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। एक कंपनी है जो बॉल बेरिंग्स बना रही है मान लो, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन लिखता है, लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म। बॉल बेरिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जो मीन डायमीटर है, बेरिंग्स है ना सर्कल की शेप में जो होते हैं जो मशीन्स वगैरह में लगते हैं, इसका जो मीन डायमीटर है ये दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक सैंपल निकाला, और सैंपल ऑफ, हमने सैंपल में ले लिया, मान लेते हैं 10 बॉल बेरिंग्स ले लिए। अब हमने सैंपल ले लिया, अब हमने देखा ये इनका जो इंटरनल डायमीटर आ रहा है, गिव्स एंड इंटरनल डायमीटर या इनर डायमीटर, ये आ रहा है 2.01 सेंटीमीटर। और वेरिएंस दिया हुआ है इनका, जो हमने सैंपल लिया ना उसका वेरिएंस भी कैलकुलेट नहीं करना, आपको दिया हुआ है। वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0.004 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपने जो सैंपल लिया है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आई है, आपके सैंपल का जो डायमीटर आ रहा है वो 2.01 सेंटीमीटर आ रहा है मीन डायमीटर, और उसका जो वेरिएंस आ रहा है वो 0.004 आ रहा है, जबकि कंपनी कहती है कि हमारा जो मीन डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये उनकी नल हाइपोथेसिस हो गई। अभी हम उसको सेट करेंगे, देखो। और अब आपको ये बताना है, लिखो क्वेश्चन, इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज
ऑफ मीन, ये जो मीन दिए हुए हैं क्या इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और अगर सिग्निफिकेंट है तो हम नहीं खरीदेंगे भाई, क्योंकि इनके तो डायमीटर फर्क आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि हमारा सैंपल जो हमने लिया उसमें आ रहा हो, थोड़ा सा सैंपल चेंज करके निकालेंगे शायद उसमें ना आए, तो वही हमें चेक करना है। क्यों एक ही सैंपल से कैसे चेक करेंगे, बार बार सैंपल ही निकालना चाहते हैं ना हम। और अब इसमें देखो ये वैल्यू दी हुई है, ऐसे लिखना ब्रैकेट में टी, क्योंकि जो हायर बुक्स होती है ना वहां तो टेबल मिलता है, वो टेबल से देख लेते हैं अपने आप। टी यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 9, पता 9 क्यों लिखा है यहाँ पे इन्होंने नीचे, क्योंकि आपके अगर टोटल 10 सैंपल साइज है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 हो गई। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखना है आपको ऐसे 0.05, सिग्निफिकेंस लेवल है इसका मतलब 5%, और ये वैल्यू आपको टेबल से देख के दी जाएगी 2.262। ये हो गया, ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से, मान लेते हैं। स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, अब आप यस लिखो देखो सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप सैंपल का मीन लिखो, जिसको आप डिनोट करोगे एक्स बार से। बताओ सैंपल का मीन कितना 2 है? सैंपल मीन वो तो आपने मेरे को पॉपुलेशन मीन बता दिया, सैंपल मीन बताओ। 2.01 2.01, ठीक है, ये आपका सैंपल मीन है। जो पॉपुलेशन का मीन है वो आप न्यू से डिनोट करो, वो है आपका 2। ये आपका सैंपल मीन हो गया। यूनिट्स भी देख लेते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इतना क्लियर। और आपका जो सैंपल साइज है एन है वो आपका 10 है, आपने 10 बेरिंग्स का साइज लिया है। और जो वेरिएंस है, वेरिएंस का सिंबल होता है एस स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 0.004 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन से पता है। अब आप एक यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सेट करो, एच नॉट। बताओ हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, क्या लिखो नल हाइपोथेसिस में? नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन, डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन यानी एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन यानी म्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। अब इसको चैलेंज करेगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ लिखो एच ए। अभी आ गई इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम चेक क्या कर रहे हैं इसमें? द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट। उल्टा मानेंगे ना? लिख लोगे? लिखूं मैं यहाँ पे? सर लिख लेंगे। लिख लोगे? लिख लो, बोल देता हूँ। डिफरेंस बिट उल्टा लिखना है बस। डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन यानी एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन म्यू इज सिग्निफिकेंट। हाइपोथेसिस हमने क्या सेट की? देखो जी, सैंपल मीन आप जो ले रहे हो और जो हम मीन दे रहे हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या सेट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा है 5%, सिग्निफिकेंस लेवल सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया 95%। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब 5% लेवल सेट किया गया है कि हाइपोथेसिस रॉन्ग होने के चांस है, ये 5% है। वो अब चेक कर लेंगे ना। इतना क्लियर है? लिख लिया आप सबने यहाँ पे लैंग्वेज? यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में यूनिक डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। नहीं, आप देखो, नल हाइपोथेसिस हम ये मानेंगे जो कंपनी क्लेम करती है। कंपनी कहती है जी हमारा जो मीन है डायमीटर का वो 2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब आपका बेरिंग किसी मशीन फिट होगा, आप 2 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है तो हमारा वाला ले जाओ। लेकिन हमने जो सैंपल लिया उससे 10 का, हमने जब उसका मीन निकाला तो डिफरेंस उसमें मीन आ रहा है 2.01, ये उसका मीन आ रहा है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो बात कह रहा है उसका डिफरेंस और हमारा डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर हमारे सैंपल, अब आप कहोगे हमने 10 का सैंपल लिया, रिजेक्ट करते हैं सैंपल को, भाई गलत बता रहे हो आप। लेकिन हो सकता है वो सही बता रहा हो, हमने जो सैंपल उठाया है उसमें 10 में से हो सकता है कि एक दो पीस चेंज करने पे आपका मैच कर जाए, 2 सेंटीमीटर मैच कर जाए। तो हम इसी सैंपल से उसकी हाइपोथेसिस क्या सेट करते हैं? हाइपोथेसिस नल आपको हमेशा यही सेट करनी है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये हमेशा आपकी नल हाइपोथेसिस होगी। और चैलेंज क्या करेंगे? हम कंपनी को क्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। कंपनी थोड़ी बोलेगी अपने मुंह से, सोचो कंपनी खुद ही कहने लगी मान लो जी देखो जी आप सैंपल लोगे तो अलग आएगा, हमारा अलग है। कंपनी तो हमेशा यही बोलेगी ना, आपके सैंपल में और मेरे माल में कोई डिफरेंस नहीं है ना। कंपनी तो ये क्लेम करती है ना हमेशा। नहीं समझे मेरी बात आप? और आगे समझ। भाई देखो, कोई भी कंपनी अपना माल बेचेगी तो थोड़ी कहेगी खुद ही मुंह से देखो जी सैंपल लोगे तो कुछ और मिलेगा,
और मेरा जो माल लोगे पूरा वो कुछ और है। तो हर कंपनी क्या कहती है कि हमारा माल इतना है, आप सैंपल उठा लो, उसमें भी इतना ही निकलेगा। तो हम वही तो चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं है, आप गलत कह रहे हो, ये हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब हम इस पे टी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। तो आप हमेशा अपने हर क्वेश्चन में ना यही मानेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये नल हाइपोथेसिस सेट की जाएगी हमेशा, और उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया, फिर वो हम चेक कर लेंगे अभी। Okay. ओके। अच्छा, अब आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टी की वैल्यू। मैं पेज टर्न कर देता हूँ। आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी यूज हो रही है देखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये टी के साथ ना जो 9 लिखा हुआ है, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में डिग्रीज फ्रीडम क्या होती है। ये 9 यूज कर रहे हैं, तो आप भी ना अपने सैंपल को 9 ही यूज करेंगे। देखो इस तरह से जो आप टी यूज करेंगे ना, टी इज इक्वल्स टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन एस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप रूट 9 से, रूट 10 से नहीं, क्योंकि इनका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 9 यूज कर रहे हैं। तो आप भी इसमें सैंपल साइज को 9 पे टेस्ट करोगे। मेरी बात सही में आई ये वाली। यस सर। तो मैंने जो एन लिया है ना फॉर्मूले में, जो एन लिखवाया था, एक बार आपको पेज टर्न करके दिखाया था, जो मैंने एन लिया है वो 10 नहीं लिया, मैंने यहाँ पे N9 लिया है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 यूज हो। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो। चलो, दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल्स टू आपका ये जो सैंपल मीन है, ये है आपका 2.01, माइनस करेंगे पॉपुलेशन मीन जो कि 2 है, डिवाइड करेंगे एस से। अब एस क्या होगा ध्यान रखना, वो जो वेरिएंस है वो एस स्क्वायर है। ये जो दिया हुआ है ना, ये एस स्क्वायर है, ये एस नहीं है। तो फिर एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 0.004 एंड मल्टीप्लाई अंडर रूट 9। उसको मैं 3 कर देता हूँ। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2.01 में से गया 0.01। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, 4 बचेगा, 4 का रूट 2, 1000 आएगा नीचे यहाँ पे, 1000 यानी 10√10 इंटू 3, और ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये ऊपर चला जाएगा 0.01 इंटू 5 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 की वैल्यू चाहिए होगी भाई, 0.15 इंटू अंडर रूट 10। ये देखना सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई अंडर रूट 10 को, बच्चा सॉल्व करके बताना। कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल, वरना तो एग्जाम में तो करना पड़ेगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, कुछ क्या आ रहा है बताना। रूट 10 3.1. की 3.1। Yes, sir. ओके, अब 0.15 को 3.1 से मल्टीप्लाई और कर लो भाई जरा बस। 0.474। 0.474, 0.474, 0.474। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू, ये आपने कैलकुलेट की है। और टैबुलेटेड जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है। 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे ये वैल्यू दी हुई है 2.262। अब आप चेक करके मेरे को बताएं, टी की वैल्यू है मॉडल्स में क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वैसे भी नेगेटिव नहीं आ रही है। 0.474, 465 आएगा. 0.47 कितना आ रहा है। 0.465. तो मैंने डेसिमल 3.16 ले लिया था, 2 डिजिट तक ले गया था मैं डेसिमल। चलो कोई बात नहीं, तब भी ज्यादा ही कम ही आ रहा है ये, कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लो 465 भी कर लूंगा तो भी देखो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी कैलकुलेशन पे। देखो ये मेरे को कितना दिया हुआ है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू कितनी दी हुई थी, ये वैल्यू दी हुई है मेरे को 2.262, है ना। देखो काफी ज्यादा आ रही है ये तो, 2.262। तो अगर मैं इसको 46.46 भी कर लूं तो भी आपकी जो मॉडलस टी यानी जो कैलकुलेटेड टी की वैल्यू है वो लेस देन आ रही है टैबुलेटेड टी की वैल्यू से, लेस देन आ रही है। अब आप कंडीशन मेरे को देख के बताएं, इनका सिग्निफिकेंट लेवल पाया गया या नहीं पाया गया, एक्सेप्ट करें नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करें। Accepted. एक्सेप्टेड है ना, देखो ये वाला पॉइंट।
ग्रेटर देन आएगी ना जब वैल्यू, तब रिजेक्ट होगा। ये आ गया, देखो ये दिया हुआ है ना, ये पहली कंडीशन, ये रही। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 पे सिग्निफिकेंस लेवल अगर 5% है तो आपकी जो कैलकुलेटेड टी की वैल्यू है वो लेस देन आ रही है, इससे इस वाली वैल्यू से लेस देन आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अब ये लेस देन आ गई ना, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट मे बी एक्सेप्टेड। इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। नहीं समझे मेरी बात? देयरफॉर नल हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड एट, नहीं लिख देते हैं, एक्सेप्टेड एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लेवल पे, दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ लिख लेना आगे, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। बोलो जी, अब आप बताओ, थोड़ा बहुत आपको सही में आया, कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? यस सर। देखो यूज करना मैंने बताया कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, बस इसमें मुझे डर है कैलकुलेशन का। अभी टोटल टेस्ट भी आएगा आगे, अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया है, लेकिन इस बस कैलकुलेशन का बहुत डर है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी आपको बहुत टाइम वेस्ट कर देगी अगर इजी नहीं आई तो। हर जगह आपके अप्लाइड में सिर्फ कैलकुलेशन का ही लफड़ा पड़ा हुआ है। बॉन्ड की वैल्यूएशन कर लो तो कैलकुलेशन बन रही है, ईएमआई सॉल्व कर लो तो कैलकुलेशन बन रही फ्रैक्शंस भी छोड़कर आते तो नंबर उसके कट डिडक्ट होंगे। है। देखो कुछ नहीं, कैसे डिडक्ट हो सकते हैं, है ना? अभी सीबीएसई बोर्ड के कुछ पता नहीं है, कुछ भी तो कर देते हैं ये। अभी इन्होंने इतने बड़े क्वेश्चन डाल रखे हैं, बताओ। अभी तो छोटा सा ही कराया हमने। अभी टू टिल टेस्ट में कैलकुलेशन और हो जाती है, बताऊंगा आपको टू टिल टेस्ट कब लगता है, सिंगल टेल कब लगता है। लेकिन प्रॉब्लम बस में डर लगता है उस कैलकुलेशन से, बच्चा वहां फंसेगा तो बहुत टाइम वेस्ट करता है। टू टिल टेस्ट सब लगाते हैं, देखो सिंगल टेल टेस्ट कब होता है, जब आप एक ही सैंपल पे टेस्ट लगा रहे हो। अगर आप एक पॉपुलेशन में से 2 सैंपल ले रहे हो तो टू टेल लगता है, या आप 2 अलग अलग पॉपुलेशन में से 2 सैंपल निकाल रहे हो, एक पॉपुलेशन से एक पॉपुलेशन से एक, तो भी आपका टू टेल टेस्ट लगता है। तो टू टेल टेस्ट आपके 2 जगह लगते हैं। पॉपुलेशन एक ही है, आपने 2 सैंपल लिए, एक चीज। 2 पॉपुलेशन है, आपने दोनों पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल लिए, वहां भी टू टेल्ड है। सिंगल टेल कब है, जब आप एक पॉपुलेशन से एक ही सैंपल लेते हैं, वो भी 30 वैल्यू से कम कम। चलो खैर करेंगे, नेक्स्ट क्लास बताऊंगा आपको। इतना क्लियर हुआ आपको आज जो समझाया ये पूरा? यस। यस। चलो ठीक है, फिर इसको अभी नहीं करते कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपके ना अभी क्वेश्चंस ये लिखने तैयार कर रहा हूँ, फॉर्मूले लिस्ट रेडी कर दूंगा कि लास्ट टॉपिक कराया हमने बस ये। तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट दे दूंगा, एक्सप्लेन करके अपने हाथ से लिख दूंगा मैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। ओके। ओके सर। ओके जी, ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बस थैंक एक क्लास और प्रॉब्लम है, एक क्लास और लूंगा मैं ऑनलाइन, उसके बाद आप कंटिन्यू ऑफलाइन जो भी आना चाहे मैं ऑफलाइन ही मिला करूँ।